हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। 6 ऐसे टॉपिक हम ले आए हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में कहीं ना कहीं आने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही 6 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना ताकि आप हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको मैं अगर समझाने का प्रयास करूं तो आप समझिएगा। देखिए क्या कहता है, वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर, इस पर भी 5 कूलाम आवेश है, इस पर भी 5 कूलाम आवेश है। आवेश परंतु बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, एक पर माइनस है एक पर प्लस है, क्योंकि ये विपरीत है। एक दूसरे से विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। दूरी पर रखे हो तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये क्या है, इसके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए और ये क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। जिसमें बराबर आवेश तो बराबर है, 5-5 कूलाम है, लेकिन कैसे विपरीत है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, इसीलिए इसे वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। और कोई डिफिनेशन हार्ड नहीं है, अगर आप 1 से 2 बार और पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अगला है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक। अब देखिए अंडरलाइन की है परिभाषा और मात्रक के पीछे, क्योंकि आपको इसकी परिभाषा भी समझना है और मात्रक भी समझना है। देखिए वैद्युत जो फ्लक्स होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। वैद्युत फ्लक्स की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अगर आपने कभी कभी वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, आपने बुक में देखा होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, कोई भी क्षेत्रफल है, उससे अविलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी जो संख्या होती है उनको ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, कोई भी क्षेत्रफल है, उससे गुजरने वाली अभिलंबवत दिशा में, देखिए याद रखना कंडीशन है, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका अगर मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या इसको वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। न्यूटन को हम लिखते हैं एन से, मीटर को लिखते हैं एम से, प्रति कूलाम को लिखते हैं सी से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया। अगला टॉपिक देखिए, एक अगला टॉपिक है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर जाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है घटती है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों अगर हम बात करें, पहले आप इसको समझिएगा फिर मैं आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल, देखिए प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे 2 प्रोटॉन है तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज आपने पढ़ी है। जब एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है बच्चों, आकर्षण बल कार्य करता है, और यहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और यहाँ पर आकर्षण, क्योंकि जब दोनों एक जैसे हैं तो एक दूसरे के दूर जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब एक समान है तो एक दूसरे के पास आने, एक समान है तो दूर जाने का प्रयास करेंगे, एक विपरीत है, एक प्लस एक माइनस, तो आप अट्रैक्शन होता है, आप लोग जानते हैं वो बात, ठीक है। तो क्या होते हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसकी इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ताकि ये क्या करें, चिपक जल्दी से नहीं पाते, इसीलिए इनकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है बच्चों बढ़ जाती है। किस कंडीशन में, जब दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के पास जाने का प्रयास करते हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये चीज याद रखना। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों पर एक समान चार्ज होता है, दोनों पर प्लस क्यू आवेश होता है, ठीक है। अब आवेश वो प्लस क्यू भी हो सकता है माइनस क्यू, यानी कि प्लस आवेश होता है, आपको ये चीज रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा एक क्वेश्चन है कि आवेशित कण है, कोई हमारे पास कोई आवेशित एक कण है, उसका अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में कोई संबंध बताइए। यानी कि अनुगमन वेग का सूत्र आपको पता होना चाहिए, वैद्युत धारा घनत्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इसमें कंडीशन को, जो इसमें संबंध है उसको डिफाइन कर पाए। और इस संबंध आपके बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ है, इसमें आया है पेपर में, ठीक है। क्या होता है, धारा घनत्व को हमें एक सूत्र पता है, J=I/A, यानी कि जो धारा घनत्व होता है वो धारा बटे क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व जैसे इनको हम डिनवर्ट करते हैं तो जो हमारा आई होता है, आई बराबर हमने क्या पढ़ा था, NE/AVD पढ़ा था। NE/AVD, इसमें जो BD है वो अनुगमन वेग है, तो अगर हम BD = निकालें तो I/NEA हो जाएगा, या फिर हम I का मान यहाँ पर सीधे रख दें, हमारे पास J = सूत्र आ जाएगा। तो हमने J = I के जगह पर A वाला पूरा मान रख दिया। जब हमने I के स्थान पर A वाला मान रखा है, A वाला NEVD, तो हमारे
पास ए आ गया और इसमें अपॉन में ए था और ए से ए को हमने कर दिया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, जे इक्वल टू एन ई वी डी बचा, एन ई वी डी, जहाँ वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, और अनुगमन वेग और ये जे डी जो बी डी है अनुगमन वेग है और जे है धारा घनत्व, तो इन दोनों में हमारा संबंध आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखिए। देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है, किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम जो है वो किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम क्रमशः आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको ये चीज आपको लाइन समझ में नहीं आ रहा होगी, मैंने क्या कह दिया समझिए नीचे। प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जिसको हम संधि का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, जिसे बंदपास का नियम कहते हैं। अब पढ़िए, किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम क्रमशः यानी कि क्रमानुसार आवेश के संरक्षण पर, यानी कि पहला नियम किस पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और प्रथम नियम को कहते हैं संधि का नियम और दूसरा नियम हमारा है बंदपास का नियम। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय यामोत्तर को परिभाषित कीजिए। देखिए चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। देखिए चुंबकीय यामोत्तर की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो अगर हम आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा, जो पहले डिफिनेशन समझिए फिर मैं समझाता हूं। किसी भी स्थान पर आप किसी स्थान पर जाइए तो अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक आपने कोई एक वस्तु को लटका दिया है, कोई भी लटकाई गई चुंबक है, कोई आपने एक चुंबक क्या स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई, तो उस चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। समझिए, अगर आप किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां पर गुरुत्व केंद्र यानी कि ग्रेविटेशन जो सेंटर होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, वहां पर आपने कोई एक चुंबक लिया और उसको स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर लटका दी। चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले, जो उसमें अक्ष से गुजरेंगे वैद्युत बल जो गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल होंगे, उनको ही चुंबकीय यामोत्तर। अब आपको दिखेंगे तो नहीं, तो इसीलिए आप कैसे देख सकोगे, लेकिन आपको ये परिभाषा याद रखनी है। तो ये थे बच्चों 6 टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए। इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना, अच्छे से लिख लेना ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको कोई टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन फंसता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जवाब आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।